Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly in chapter 6th, that is rural development of Indian economic development, we studied about agriculture marketing. So, it is a process that involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agriculture commodities across the country. Then we discuss about the problem faced by the farmers, that were manipulation by the big farmer, lack of market information, lack of storage facilities. So that all we studied lastly. Now today we will discuss about measures to improve agriculture marketing. So क्या क्या कदम उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए. सो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत से कदम उठाए, बहुत से मेजर्स लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें सबसे पहला था हमारा रेगुलेटेड मार्केट. तो रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर ब्रोकर. दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर एज वेल एज कंज्यूमर. सो रेगुलेटेड मार्केट सबसे पहले समझेंगे है कि सो रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है. गवर्नमेंट में ही इसमें प्राइस डिसाइड करती है और गवर्नमेंट ही इसमें पूरा मार्केट को कंट्रोल करती है. तो पहला स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा यही उठाया गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव के लिए कि रेगुलेटेड मार्केट बनाए गए. और ये इसलिए बनाया गया ताकि फार्मर्स को सेलर और ट्रेडर्स और ब्रोकर्स की सेलर ब्रोकर और ट्रेडर की मैनिपुलेटेड एक्टिविटीज़ से बचाया जा सके और फार्मर्स को उसके फार्म प्रोड्यूस का सही दाम मिल सके. नेक्स्ट कदम जो उठाया गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. द गवर्नमेंट एम टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ लाइक रोड, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउंस, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स. सो नेक्स्ट कदम में गवर्नमेंट ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को बढ़ाया किसानों के लिए, जैसे कि रोड का कंस्ट्रक्शन किया, रेलवेज़ का, वेयर हाउस, गोडाउंस का, कोल्ड स्टोरेज का, ताकि फार्मर अपने फार्म प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके. और अगर उसके पास ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका है तो उसको वो गोडाउंस में स्टोर कर सके, वेयर हाउसेस में स्टोर कर सके. और अगर उसको लगता है कि अभी उसके प्रोडक्ट का उसको सही दाम नहीं मिल रहा है तो वो इन प्रोडक्ट को इन जगहों पर स्टोर करके रख सके और फ्यूचर में फिर जब उसे लगता है कि सही दाम में वो चीज़ें बिक सकती है तो फ्यूचर में वो इन गोडाउन से निकाल कर अपने फार्म प्रोड्यूस को बेच सके. इससे क्या होगा कि किसान की जो लागत है वो तो उसे मिलेगी ही मिलेगी और उसके फार्म प्रोड्यूस का उसको उचित दाम मिल जाएगा और किसान अपनी जीविका आराम से चला पाएगा और मोटिवेटेड रहेगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट कदम ये उठाया गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए. सो नेक्स्ट कदम जो उठाया गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग. कोऑपरेटिव यानी कि एक साथ मिलकर, मार्केटिंग यानी कि अपने प्रोडक्ट को बेचने लायक बनाना या अपने प्रोडक्ट को बेचना. Under this, marketing societies were formed by farmer to sell the output collectively and to take advantage of collective bargaining in order to obtain better price. Milk cooperative in Gujarat has been successful cooperative society example. So cooperative marketing यानी कि छोटे छोटे किसानों द्वारा एक ऐसा संगठन बनाना जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके कलेक्टिवली एंड ईजीली. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका गुजरात की अमूल ब्रांड का, जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एग्जांपल है. और इस ब्रांड ने ना ही केवल गुजरात की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया, बल्कि इसके अगल बगल के और स्टेट्स की भी कंडीशन को इम्प्रूव किया. सो दैट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. सो किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ही इनिशिएटेड थी ये कुछ पॉलिसीज़, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक एंड द लास्ट वन हम जो इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम.
सो चलिए डिस्कस करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। टू सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, कॉटन, सुगर केन, पल्सेस, etc। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिसमें गवर्नमेंट किसानों के प्रोडक्ट को एक निश्चित दाम पे खरीदती है। इसे हम प्राइस सीलिंग भी कहते हैं। तो होता इसमें यह है कि अगर किसान का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक पा रहा है तो गवर्नमेंट हमेशा अवेलेबल रहती है किसानों के प्रोडक्ट को इस निश्चित दाम पे खरीदने के लिए। अब जो MSP घोषित की जाती है ये मिनिमम आपके 24 प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट घोषित करती है। कुछ इसके एग्जांपल हैं यहाँ पर आपके पल्सेस, शुगर, व्हीट, राइस, मेज, कुछ ही कॉमन एग्जांपल है जिन पे गवर्नमेंट आपके MSP को घोषित करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेस व्हीट एंड राइस एट द प्रोक्योरमेंट प्राइस टू मेंटेन द बफर स्टॉक। सो गवर्नमेंट की ही एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, जब भी मार्केट में ज़्यादा फार्म प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि व्हीट और राइस ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उस समय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया MSP रेट पर उनके फार्म प्रोड्यूस को परचेज़ कर लेती है। इससे क्या होता है कि किसान को उनके फार्म प्रोड्यूस का सही दाम मिल जाता है। जैसे कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने से फार्म प्रोड्यूस की दाम घट जाते हैं, तो यहाँ पर जब MSP रेट पे किसान का फार्म प्रोड्यूस ख़रीदा जाता है तो किसानों को सही दाम पे उनके प्रोड्यूस की कीमत मिल जाती है और गवर्नमेंट इससे अपना बफर स्टॉक क्रिएट करती है और उस बफर स्टॉक को उस टाइम यूज़ किया जाता है जब भी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी फार्म प्रोड्यूस की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस तरीके से बफर स्टॉक क्रिएट करके गवर्नमेंट प्राइस स्टेबिलिटी भी बनाए रखती है। नेक्स्ट इन द लास्ट हम डिस्कस करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ कंट्री ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप एंड फेयर प्राइस शॉप्स। सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जो गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या आपके व्हीट, राइस, केरोसिन, इन सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करती है आपकी राशन शॉप और फेयर प्राइस शॉप की मदद से, ताकि जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्हें फेयर दामों में सामान मिल सके और इससे किसान भी फ़ायदा उठा सके और वो लोग भी फ़ायदा उठा सके जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन में आते हैं। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट मेजर्स उठाए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो ऐसे ही कई नए अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल इमर्ज हुए, जिसमें से कि सबसे पहला आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट्स। Farmers can increase their income if they directly sell their produce to consumer. As a result, the concept of farm market was started to give boost to the small farmer, providing them direct access to the consumer and eliminating in the middleman. Origin of farmers market. So farmers market का origin हुआ, शुरुआत जो farmers अब क्या कर सकते थे, फार्म मार्केट के द्वारा डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को कस्टमर को बेच सकते थे, जिससे वे मिडिलमैन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट जब कंज्यूमर को बेचते थे तो उससे अच्छा मुनाफा कमाते थे। और ऐसी कई फार्म मार्केट के एग्जांपल हैं आपके अपनी मंडी जो कि है पंजाब में और हरदासपुर मंडी जो कि है पुणे में। इस तरीके से फार्म मार्केट का जन्म हुआ जिसमें फार्मर्स डायरेक्ट अपने प्रोड्यूस कस्टमर को बेच पाया और मिडिलमैन के हटने से उसे सही दाम पे प्रोडक्ट का प्राइस मिला और कस्टमर को भी सही दाम पे प्रोडक्ट मिला। नेक्स्ट हम देखेंगे अलायंस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। नेक्स्ट इन द लास्ट देखेंगे हम दैट इज़ अलायंस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। Several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contract or alliance with farmers. They encourage the farmer to cultivate farm products of their desired quality. They provide them not only seeds and other inputs but also assure procurement of produce at pre-decided prices. So,
अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी। सो एमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल में आपका दूसरा पॉइंट है अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। सो आजकल नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड कंपनीज क्या करती हैं, फार्मर से प्री डिसाइडेड प्राइस में अपनी डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाती हैं और उनके साथ अलायंस करती हैं, जिससे कि इस चीज़ का फ़ायदा ना ही केवल उनको होता है बल्कि किसानों को भी होता है और किसान एक तरह से टेंशन फ्री हो जाता है कि उन्हें ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट को या फार्म प्रोड्यूस को बेचने के लिए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी उनका अलायंस किसी मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनीज़ के साथ हो जाता है जिसका कि उन्हें काफ़ी बेटर प्राइस मिलता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। सो आज हमने देखा मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें हमने सबसे पहले देखा रेगुलेटेड मार्केट। सो रेगुलेटेड मार्केट ऐसा मार्केट है जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरे मार्केट को, प्राइस से लेकर और कहाँ किसको बेचना है उस तक। नेक्स्ट हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की किसानों को, जैसे कि रोड, रेलवेज़, वेयर हाउसेज, स्टोर हाउसेज, गोडाउंस, etc। नेक्स्ट हमने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें हमने अमूल ब्रांड का एग्जाम्पल के बारे में भी स्टडी किया था और जाना था कि किस तरीके से छोटे छोटे किसानों ने एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर न केवल अपना सोशल डेवलपमेंट किया बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखे थे डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पढ़ा था, बफर स्टॉक के बारे में पढ़ा था और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में देखा था। इमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहला फार्म मार्केट के बारे में डिस्कस किया और नेक्स्ट हमने देखा अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू and please do like, share and subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.